नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 3 भोजन में अर्थशास्त्र खंड 1 भोजन का बजट कृषि उत्पादन और वितरण इकाई 3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यद्यपि उचित मात्रा में खाद्य पदार्थों का उत्पादन देश के लिए बहुत जरूरी है, पर साथ ही जनता में, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों में उनका वितरण भी महत्वपूर्ण है, जिससे जनता को अपना हिस्सा बराबर बराबर मिल सके। इस इकाई में आप उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के काम करने के ढंग की जानकारी प्राप्त करेंगे। 3.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप टाइम्स सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिभाषा बता सकेंगे तथा उसकी कार्य पद्धति की व्याख्या कर सकेंगे। टाइम्स सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ बता सकेंगे। टाइम्स उचित मूल्यों की दुकानों तथा उनके लाभों को समझ सकेंगे और टाइम्स खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की व्याख्या कर सकेंगे। 3. एक प्रस्तावना। सरकार तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। उचित मूल्य की दुकानों की संस्था का आरंभ दूसरे महायुद्ध के दौरान हुआ। इससे पहले भी सरकार ने विभिन्न औद्योगिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए अनाज की दुकानें खोलने का प्रबंध किया था। अनाज के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्था की, जहां में राशन कार्ड दिखाकर व्यक्ति निश्चित दर पर अनाज खरीद सके। इस तरह से सरकार ने खुले बाजारों में भी अनाज के मूल्यों को रोकने का प्रयत्न किया। केंद्रीय सरकार ने 1956 में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने की एक योजना शुरू की। राज्य सरकारों से भी कहा गया कि वे अनाज, विशेषकर गेहूं तथा चावल, के वितरण के लिए उचित मूल्यों की दुकानों की व्यवस्था करें। सरकारी भंडारों से 1956 में कुल 21 लाख टन अनाज का वितरण किया गया। अनाज के वितरण की मात्रा 1964 के बाद बहुत बढ़ी, क्योंकि 1964 से 67 तक के 3 सालों की अवधि में देश में कृषि की खराब स्थिति के कारण उत्पादन बहुत कम हुआ। 1965 में सार्वजनिक खाद्य पूर्ति कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाने वाले अनाज की एक मात्रा निश्चित की गई तथा आरंभ में देश के बड़े 4 शहरों में यह कानून लागू किया गया और बाद में और 10 शहरों में भी यह कानून लागू हो गया। परिवार के लिए राशन कार्ड की प्रणाली भी शुरू की गई। 3. 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य पद्धति। आइए देखें कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे काम करती है। किसानों द्वारा पैदा किया गया अनाज सारे देश में वितरित होता है। इसी प्रकार भौगोलिक दृष्टि से उपभोक्ताओं का क्षेत्र भी अलग अलग निर्धारित किया जाता है। अत्यधिक खपत वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े शहर और नगरीय क्षेत्र आते हैं। यहाँ अनाज का उत्पादन नहीं होता। किसानों द्वारा उत्पादित अनाज इन खपत वाले क्षेत्रों में वितरित होता है। जैसा कि आप जानते हैं, उपभोक्ताओं में अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग होते हैं, किंतु अनाज के मूल्यों में वृद्धि का असर अधिकतर गरीब लोगों पर ही पड़ता है। प्रायः व्यापारी लोग ही किसानों द्वारा उत्पादित अनाज को खरीदते हैं व उपभोक्ताओं को बेचते हैं, किंतु व्यापारी लोग उस समय अनाज के मूल्यों में वृद्धि करने की सोचते हैं जब अनाज की मांग तो अधिक होती है, किंतु वह समय उत्पादन का नहीं होता। यह अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु की मांग उसके उत्पादन से अधिक होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। वर्टिकल बार ऐसे समय में व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बाजार में वस्तुओं की बनावटी कमी उत्पन्न हो जाती है व खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। व्यापारी जमा किया
गया माल बाजार में अधिक मूल्य पर बेचकर और अधिक लाभ कमाते हैं। यहाँ पर सरकार स्थिति को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करती है और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो सरकारी एजेंसियां हैं, वे हैं भारत सरकार का खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों के खाद्य आपूर्ति निगम, फूड एंड सप्लाईज कॉरपोरेशन। वर्टिकल बार ये किसानों से निर्धारित मूल्य पर अनाज खरीद लेते हैं और भंडारों में भर लेते हैं तथा समय पर वितरण केंद्रों को भेज देते हैं। इन केंद्रों से उचित मूल्य की दुकानों वाले फुटकर सामान खरीद कर ले जाते हैं और फिर उपभोक्ता को बेचते हैं। केंद्रीय सरकार हर राज्य के लिए महीने का अनाज का कोटा, सामग्री वितरण का नियत अंश निर्धारित कर देती है। यह कोटा राज्य की आबादी की आवश्यकताओं और उसके केंद्रीय अनाज के भंडारों में योगदान पर निर्भर करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और चावल की खरीद व वितरण पर अधिक बल दिया जाता है। अब आप पढ़ेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं की किस प्रकार सहायता की जाती है। इस संदर्भ में दो मुख्य बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये है बाजार का मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य। खुले बाजार में मिलने वाली वस्तुओं के मूल्य को बाजार का मूल्य या बाजार भाव कहते हैं। अधिकतर बाजार के थोक के मूल्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि फुटकर भाव थोक भाव पर निर्भर करता है। सरकार अपने भंडारों में जमा अनाज को उचित मूल्यों की दुकानों में जिस मूल्य पर अनाज देती है, वह सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य कहलाता है। यहाँ भी समय समय पर मूल्यों की तुलना करने के लिए मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। उदाहरण के लिए 1970 में गेहूं का मूल्य 120 प्रति क्विंटल, 1975 में गेहूं का मूल्य 180 प्रति क्विंटल। हम गेहूं के मूल्यों में 1970 के मूल्यों के आधार पर परिवर्तन को देखेंगे। इसलिए गेहूं का मूल्य, उदाहरण के लिए 1970 में गेहूं का जो मूल्य था उसे आधार मानकर बाद में गेहूं के मूल्यों में हुए परिवर्तन को देखा जा सकता है। कृपया यह याद रखिए कि मूल्य सूचकांक बिना इकाई की संख्या होती है। अब आप कह सकते हैं कि 1970 से 1975 के बीच गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है। खुली दुकानों के थोक के दामों तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों की तुलना करने पर उपभोक्ता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों का पता चलता है। नीचे दी गई तालिका में 1970 से 71 तथा 1979 से 80 के बीच के समय में बाजार मूल्य तथा सरकार द्वारा वितरण के लिए निर्धारित मूल्य में आने वाला अंतर या उतार चढ़ाव स्पष्ट हो जाता है। तालिका 3.1 थोक मूल्य तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों की सूची। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका 3.1 को देखें। आप पाएंगे कि चावल तथा गेहूं दोनों के मूल्यों में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों की अपेक्षा बाजार के मूल्य अधिक तेजी से बढ़े हैं। इन परिणामों से संकेत मिलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बेची गई आवश्यक वस्तुओं पर उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुओं के लिए कम दाम देना पड़ा। नीचे दी गई तालिका में आप यह भी देख सकते हैं कि देश भर के लोगों को आर्थिक दृष्टि से कितना लाभ हुआ। तालिका 3.2 गेहूं तथा चावल के वितरण 1978 के कारण उपभोक्ता को प्राप्त लाभ। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका 3.2 से पता चलता है कि भारत की जनता को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से गेहूं तथा चावल के वितरण से कितना आर्थिक लाभ पहुंचा। उपभोक्ताओं को 1978 में लगभग 163 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। 1975 में यह लाभ 264 करोड़ रुपए तक था क्योंकि उस समय चावल के बाजार के मूल्य तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में प्रत्येक क्विंटल पर 66-80 का अंतर था।
जैसा कि आपने इस तालिका में देखा कि सरकारी भंडारों द्वारा खाद्यान्नों की मात्रा की बिक्री पर भी उपभोक्ता का लाभ निर्भर करता है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ता को किस प्रकार लाभ पहुंचता है। इस संदर्भ में यह बात भी ध्यान रखने की है कि उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ केवल खाद्यान्नों के कम मूल्य पर उपलब्ध होने पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके लिए आवश्यक वस्तुओं का पूरे वर्ष उपलब्ध होना भी आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक ऐसी मान्यता प्राप्त प्रणाली है जो मूल्यों को बढ़ने से रोकने, इनमें उतार चढ़ाव आने तथा आवश्यक वस्तुओं का बराबर वितरण करने का काम करती है। इसके माध्यम से जनता को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्पादन, सरकार द्वारा निर्धारित खरीद मूल्य, यातायात, भंडारण तथा वितरण के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा विक्रय के लिए मान्यता प्राप्त आवश्यक वस्तुएं। भारत सरकार ने निम्नलिखित वस्तुओं को आवश्यक माना है, जो कि आम जनता की आवश्यकताओं को व्यक्त करती है। 1. अनाज, चावल तथा गेहूं। 2. चीनी। 3. घी, तेल। 4. कोयला। 5. मिट्टी का तेल। 6. सस्ता कपड़ा। 7. चाय। 8. कॉफी। 9. नहाने तथा कपड़े धोने का साबुन। 10. माचिस। 11. बच्चों के लिए कापियां। फिर भी केंद्रीय सरकार ने 7 वस्तुओं गेहूं, चावल, चीनी, घी, तेल, मिट्टी का तेल, कोयला तथा कपड़े तक अपना उत्तरदायित्व माना है। ये 7 पदार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य आधार हैं। इस प्रणाली द्वारा वितरित किए गए पदार्थों का एक मानक स्थापित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विभिन्न राज्यों की आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। पर कुछ राज्य सरकारें तो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बहुत सी वस्तुएं वितरित करती रही है। केंद्रीय सरकार लोगों के प्रयोग में आने वाली आम चीजें रेजर ब्लेड, नहाने का साबुन, साइकिल तथा ट्यूब आदि उचित मूल्य की दुकानों के लिए थोक के भाव पर उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों की सहायता करती है। राज्य सरकार की सलाह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य का समय समय पर निरीक्षण होता है। केंद्रीय सरकार के स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निरीक्षण के लिए एक सलाहकार समिति का भी गठन हुआ है। राज्य सरकारों ने जिला तथा तहसील स्तरों पर ऐसी समितियों का गठन किया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपना योगदान नहीं दे पाई है, वहां पर उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार गरीबी हटाने के कार्यक्रम में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली योगदान दे रही है। 3.3 उचित मूल्य की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उचित मूल्य की दुकान वह है जहां पर उचित तथा निर्धारित मूल्य पर सब चीजें मिलती हैं। जहां तक संभव होता है, सहकारी भंडारों को भी सरकार उचित मूल्य की दुकान के रूप में मान्यता दे देती है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी अनेक व्यापारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं को बेचने की आज्ञा दी जाती है। 1979 में उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या 2.39 लाख थी, जो जनवरी 1985 में बढ़कर 3.75 लाख हो गई। ये दुकानें शहर तथा गांव दोनों क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इस प्रकार इनसे समाज का हर एक वर्ग लाभ उठा सकता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनेक आवश्यक वस्तुएं बेची जाती हैं, जिनमें अनाज, चीनी, तेल, मिट्टी का तेल तथा सस्ता कपड़ा शामिल है, जो लोगों की अनिवार्य जरूरतों को पूरा करती है। हमारे देश में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वस्तुओं को राशन करने की प्रणाली है।
अर्थात सब व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुसार जरूरी वस्तुएं बराबर मात्रा में मिल सके। वास्तव में इनका बहुप्रचलित नाम राशन की दुकान है। राशन की दुकान से कोई भी व्यक्ति या परिवार चीजें खरीदना चाहता है तो उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए। यह राशन कार्ड राज्य के निदेशालय में बनते हैं और अनुज्ञापत्र परमिट का काम करते हैं। निदेशालय को प्रार्थना पत्र देने पर अपने क्षेत्र की राशन की दुकान का कार्ड बनवाया जा सकता है। एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सब परिवार उस क्षेत्र की राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। राशन की दुकानों से सामान लेने का एक बड़ा लाभ यह है कि यहाँ से खरीदी गई आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से या अन्य दुकानों की अपेक्षा सस्ती मिलती है। दूसरा लाभ है कि राशन की दुकानों पर वस्तुओं का मूल्य अन्य दुकानों की तरह घटता बढ़ता नहीं है। उदाहरण के लिए, त्योहार के दिनों में अन्य दुकानों पर खाने के तेलों का भाव बढ़ जाता है, किंतु राशन की दुकान पर नहीं बढ़ता। इसलिए आपको यहाँ निर्धारित मूल्य पर सब आवश्यक वस्तुएं निर्धारित मात्रा में मिलती रहती है। समाज के निम्न वर्गों को राशन प्रणाली से विशेष लाभ हुआ है। यह पहले भी बताया जा चुका है कि इन लोगों की आय का एक बहुत बड़ा भाग खाने की चीजों पर व्यय होता है। इसलिए जब उन्हें ये वस्तुएं कम मूल्य पर मिलती हैं, तो उन्हें लाभ होता है। दूसरी बात यह है कि राशन की दुकानें अब देश भर में सब जगह आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए इन लोगों को अपने घर के समीप ही सब वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। इस तरह से आपने देखा कि सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा उचित मूल्यों की दुकानों की नीति साथ साथ चलती है। इस नीति से समाज के हर वर्ग को उचित मूल्यों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों को उपलब्ध करवाने में सहायता मिली है। बोध प्रश्न 1, यदि खाद्य पदार्थों का वितरण पूरी तरह से व्यापारियों के हाथों में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 2, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य पद्धति की संक्षेप में व्याख्या करें। 3, बाजार के मूल्य तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। 4, मूल्य सूचकांक क्या होता है? यह हमारी किस प्रकार सहायता करता है? 3, 4, खाद्य पदार्थों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता। जैसा कि आप इकाई 3 में पढ़ चुके हैं कि आर्थिक सहायता संपूर्ण मूल्य का वह भाग होता है जिसे खरीदार को नहीं देना पड़ता। खाद्य पदार्थों पर आर्थिक सहायता उपभोक्ता को कम कीमत पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है, वरना इन्हीं वस्तुओं का उसे अधिक मूल्य देना पड़ता है। जैसा कि पहली इकाई में बताया जा चुका है कि आर्थिक सहायता केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को आवश्यकता की वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना होता है। कभी-कभी कुछ वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता आयात की गई वस्तुओं के बदले नई वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने तथा देश में बनाई गई वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी दी जाती है। आर्थिक सहायता या तो सरकार द्वारा वस्तुओं का खर्च वहन करने या नकद के रूप में हो सकती है। आपने ध्यान दिया होगा कि सरकार द्वारा सहायता देने के कार्यक्रम में गरीब वर्ग को यह सहायता अधिकतर उत्पादन के सहायक उपकरणों जैसे सिलाई की मशीन आदि के रूप में दी जाती है। अगर कुल उधार सहायता 5,000 की देनी है, तो उसमें से आर्थिक रूप में नकद सहायता 1,500 होगी और बाकी 3,500 का उपकरण होगा। दूसरी तरह की आर्थिक सहायता उपभोक्ता को वस्तु पर लगे अतिरिक्त खर्च से मुक्त रखने के रूप में दी जाती है। उदाहरण के लिए, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सरकार पैसा खर्च करती है, परंतु इस तरह किया गया खर्च उपभोक्ता को दिए गए सामान के निर्धारित मूल्य में नहीं जोड़ा जाता। जैसे पीने का पानी, सफाई, परिवहन, बिजली आदि उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो व्यय होता है,
उससे उपभोक्ता को मुक्त रखा जाता है। सरकार द्वारा कुल खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को समझने के लिए कुछ बातें और जानना आवश्यक है। इस इकाई के शुरू में ही आपने पढ़ा था कि बाजार के मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में अंतर होता है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिस मूल्य पर सरकार वस्तुएं दुकानदारों को देती है, किंतु इससे पहले अपना भंडार भरने के लिए सरकार इन वस्तुओं की खरीद करती है। सरकार वस्तुओं की यह खरीद भारतीय खाद्य निगम नामक संस्था के द्वारा करती है। भारतीय खाद्य निगम या तो खुले बाजार से या मिलों से अनाज खरीदता है। मिलों को निश्चित मात्रा में खाद्य निगम को अनाज बेचना होता है। खाद्य निगम जिस मूल्य पर यह अनाज खरीदता है उस प्राप्ति का मूल्य प्रोक्यूरमेंट प्राइस कहा जाता है। अनाज का यह मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। विभिन्न आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, मोटा अनाज आदि का मूल्य अलग-अलग होता है। सरकार एक निर्धारित नीति के अनुसार इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की घोषणा फसल बोए जाने के समय ही कर देती है। इसलिए यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि खरीफ फसलों जून से नवंबर तक का मूल्य जून में ही घोषित कर दिया जाता है और रबी की फसलों अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक के उद्यान मूल्यों की घोषणा नवंबर में कर दी जाती है। इस प्रकार फसल के तैयार होने से पहले ही फसल के उद्यान मूल्य की घोषणा का उत्पादकों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि उत्पादक जानता है कि निश्चित किया गया उद्यान मूल्य सलाहकार समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस सलाहकार समिति को एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह कमीशन फसल के उत्पादन की औसत कीमत को प्रति क्विंटल उद्यान मूल्य के सुझाव देते समय मद्देनजर रखता है। प्राप्ति के मूल्य के अलावा भारतीय खाद्य निगम को बहुत से अचानक आ पड़ने वाले खर्चे भी वहन करने पड़ते हैं। ये निम्नलिखित है। 1. भाड़ा। 2. ब्याज। 3. सामान को उठाने रखने में हुआ नुकसान। 4. गोदामों में रखने उठाने पर व्यय। 5. प्रशासनिक देखभाल में जो खर्चा आता है। इस तरह से सरकार खरीद के कुल मूल्य में प्राप्ति का मूल्य, ब अकस्मात होने वाले खर्चे तथा स वितरण के समय होने वाले खर्चे भी शामिल हो जाते हैं। जब आप इन तीनों प्रकार के मूल्यों को जोड़ते हैं तब प्राप्ति का मूल्य प्रति क्विंटल पता चलता है। यही आर्थिक मूल्य कहलाता है। प्राप्ति का आर्थिक मूल्य और आवश्यक वस्तुओं के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में जो अंतर होता है उपभोक्ता को दी गई आर्थिक सहायता कहलाता है। इस आर्थिक सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता है। इसी तरह उपभोक्ता को दी गई आर्थिक सहायता का अनुमान सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीद और वितरण के आधार पर लगाया जाता है। किसी वस्तु की एक इकाई, ग्राम, किलोग्राम या उससे बड़ी पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को सरकार द्वारा खरीदी गई वस्तु की कुल मात्रा से गुणा कर दिया जाए तो उस वस्तु पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता का पता चलता है। उदाहरण के लिए यदि 100 ग्राम चावल एक इकाई पर 5 पैसे आर्थिक सहायता मिलती है तो चावल की कुल मात्रा, मान लीजिए 1 किलो में, पर कुल आर्थिक सहायता होगी = 5/100 x 1000 = 50 पैसा। नीचे दी गई तालिका में उपभोक्ता को दी जाने वाली आर्थिक सहायता निकालने का तरीका बताया गया है। तालिका 3.3 गेहूं का 1981 से 82 में मूल्य प्रत्येक टन का रुपयों में। इस प्रकार अन्य खाद्य पदार्थों जैसे चावल तथा मोटे अनाज का आर्थिक मूल्य भी निकाला जा सकता है। भारत सरकार ने 1981 से 82 वर्ष में खाद्य पदार्थों पर निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी। गेहूं = 365 रुपये 96 पैसे करोड़ चावल। चावल = 256 रुपये 45 पैसे करोड़ मोटा अनाज। मोटा अनाज = रु.
0.38 करोड़ कुल उपभोक्ता सहायता। कुल उपभोक्ता सहायता इज इक्वल टू 622 रुपये 79 करोड़। खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता का दूसरा महत्वपूर्ण घटक सरकार द्वारा नियंत्रित अनाज के भंडारों की देखभाल पर होने वाला खर्च होता है। सरल शब्दों में बफर स्टॉक उन अनाजों की कुल मात्रा को कहा जाता है जिसे सरकारी एजेंसियां एकत्र करती है। मुख्य रूप से यह काम भारतीय खाद्य निगम करता है ताकि कम उत्पादन की स्थिति में अचानक पड़ने वाली जरूरतों को पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए वर्ष 1987 से 88 में जब सारा देश सखे की चपेट में आया हुआ था, तब लगभग 200 लाख टन अर्थात 2 करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ। ऐसी स्थिति में अनाज के उपलब्ध बफर स्टॉक द्वारा वर्ष के आरंभ में लगभग 235 लाख टन अनाज इसी कमी को पूरा किया गया। इस प्रकार देश में अनाज की कमी को दूर करने तथा उसकी कीमत को स्थिर रखने के लिए बफर स्टॉक की जरूरत होती है। बफर स्टॉक की देखभाल करने के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ता है। इन खर्चों में पैसे के रूप में आई लागत पर दिया गया ब्याज, भंडार व्यय, प्रशासनिक देखभाल पर आया व्यय आदि शामिल होते हैं। ये सारे खर्च सरकार उठाती है। इन खर्चों को बफर स्टॉक को चलाने वाले खर्चे कहा जाता है। वर्ष 1981 से 82 में बफर स्टॉक की देखभाल पर लगभग 154.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सारांश में खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता, उपभोक्ता को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा बफर स्टॉक पर लगी लागत का कुल योग होता है। वर्ष 1981 से 82 में सरकार ने 760 करोड़ रुपए की कुल आर्थिक सहायता दी। खाद्य पदार्थों के लिए दी गई आर्थिक सहायता का लाभ उपभोक्ताओं को ही मिलता है। दी गई आर्थिक सहायता से उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर अनाज मिलता है। बफर स्टॉक पर आने वाला खर्च उपभोक्ताओं के लिए खाद्य पदार्थों को हर समय उपलब्ध कराने तथा इनके मूल्यों में स्थिरता लाने में सहायक होता है। बोध प्रश्न 5 केंद्रीय सरकार द्वारा वितरित किए जाने वाले पदार्थों की सूची बनाइए। 6 उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लाभ बताइए। 7 खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के कौन-कौन से घटक हैं? हर एक की संक्षेप में व्याख्या करें। 8 उपभोक्ता को बफर स्टॉक से किस प्रकार सहायता मिलती है? 3.5 सारांश। इस इकाई में आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्थ, स्रोत तथा काम करने के ढंग के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिकने वाले पदार्थों के विषय में भी जान गए हैं। उचित मूल्य की दुकानें क्या होती है तथा इनसे उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभ पहुंचता है, यह जानकारी भी आपने प्राप्त की। खाद्य पदार्थों के लिए दी गई आर्थिक सहायता, उघान का मूल्य, बफर स्टॉक तथा सरकार द्वारा ये कैसे संचालित होते हैं आदि के विषय में पढ़ा। अब आप उन लाभों को बता सकते हैं जो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं को मिलते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।